नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक सफ़र है उस घाटी का जहां हर घाटी की अपनी एक भाषा है, हर पर्वत की अपनी एक कहानी है और यहां लोकगीतों में कई पीढ़ियों की कहानियां और यादें जुड़ी हैं और लोक भाषाओं में समाया है हमारी संस्कृति और का असली रंग। आज नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हिमाचली लोकगीत, लोक संस्कृति और भाषाओं को संजोया नहीं बल्कि उसे देश और प्रदेश में नाम भी दिया। आज हमारे साथ नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, जुड़े हैं आज मेलाराम शर्मा जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्ते हिमाचल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और सभी को जय हिंद कहता हूं और मुझे खुशी है कि मुझे आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। जी सर, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को आपका जो परिचय दिया, आपने जो है लोक भाषाओं को और लोक संस्कृति को और बात कही लोक गीतों को जो है संजोया है। कब आपको लगा कि मुझे जो है ये मातृभाषा और संस्कृति को संजो के रखना है और इसको कितना ज़रूरी आपने समझा? ऐसा तो मेरा शुरू से जो है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे लोकगीतों से और लोक संस्कृति से और लोक नाट्य से बड़ा लगाव रहा है। लेकिन जब मैं डिग्री कॉलेज नाहन से जब मैंने ग्रेजुएशन की और उसके तुरंत बाद जब मुझे हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में नाट्य निरीक्षक के पद पर मुझे सेवा करने का मौका मिला, मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो मुझे क्योंकि ये सूचना जनसंपर्क विभाग जो है ये मतलब मुझे नाट्य प्रभाग में काम करने का मौका मिला, जिसमें हम लोकगीत और लोक संगीत और लोक नाट्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम इस विभाग का होता है और जो सरकार की योजनाएं होती है उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए इस फोक मीडिया का जो है इसको माध्यम बनाया जाता है। आप जानते हैं कि प्रचार प्रसार के अनेक माध्यम होते हैं, अखबारों के माध्यम से भी प्रचार होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी प्रचार किया जाता है, लेकिन फोक मीडिया एक ऐसा माध्यम है, सशक्त माध्यम है, जिसमें हम लोगों के बीच में जाके उन्हीं की भाषा में बात करते हैं, उन्हीं की बोली में बात करते हैं। तो वो इसलिए जो है उसको वो प्रभावशाली तरीके से उसमें काम होता है और लोगों को जो है आसानी से उनकी भाषा में समझाया जा सकता है। तो मुझे लगा कि, और हकीकत भी है कि जब हम अपनी भाषा के प्रति, अपनी बोली के प्रति जागरूक होंगे तो हम अच्छे से जो है प्रभावी तरीके से अपना संवाद कर सकते हैं लोगों के साथ। बिल्कुल सर, जैसे आपने स्थानीय भाषा की बात की, तो स्थानीय भाषा को अगर हम एक बात कहूँ कि संजो के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसे लोगों तक रखना, जिंदा रखना की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आपने उस चुनौती को किस तरह से पार किया कि मुझे जो है सिर्फ एक ही भाषा नहीं है, हिमाचल की अगर हम बात करें तो अनेक भाषाएं हैं और थोड़े डिस्टेंस के बाद जो है भाषा का स्तर जो है वो चेंज हो जाता है, या हम बात करें तो बोली बुरी तरह से चेंज हो जाती है। तो आपको कैसा लगा कि आपके लिए कैसी चुनौती कैसी रही आपके लिए? जी, ये चुनौती तो है और अगर सही मायने में देखा जाए तो चुनौती तो हमारी जो है राष्ट्रभाषा हिंदी को भी बहुत बड़ी चुनौती है। और हम आज भी हमारी जो आप जानते हैं कि बहुत सारे कामकाज, चाहे सरकारी कामकाज है, चाहे कोर्ट कचहरी के कामकाज है, वो अंग्रेजी में चल रहे हैं और अंग्रेजी हिंदी के ऊपर हावी हो रही है अभी तक भी। लेकिन जो हमारी स्थानीय भाषा है, हमारी बोली है, जिसको हम अपनी माँ की गोद में सीखते हैं, तो वो चुनौती तो उसमें इसलिए भी रहती है कि हिमाचल जो है, देखिए हमारा जो उत्तरी भारत की बात करता हूँ अगर मैं, तो पंजाब एक राज्य है, पंजाब की, पूरे पंजाब की एक पंजाबी भाषा है, हरियाणा की हरियाणवी भाषा है और उत्तर प्रदेश की भी अपनी एक अलग बोली है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपने बहुत सही कहा कि 12 ज़िले हैं हमारे और हर ज़िले की एक अलग बोली है और अलग डायलेक्ट है वहाँ का। अब सिरमौरी, जब सिरमौर के लोग सिरमौरी भाषा में आपस में बात करते हैं तो उसको कांगड़ा के लोग या चंबा के लोग नहीं समझ सकते हैं। इसी तरह से 2 ज़िले तो हमारे ऐसे हैं जिसको कोई भी नहीं समझ सकता है, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लोग जब आपस में बात करते हैं तो पता नहीं लगता वो क्या बोल रहे हैं। तो इसी तरह से कांगड़ी बोली, कुल्लूई भाषा
और मंडियाली बोली, तो सबका मतलब ये चुनौती इसलिए है कि हमारे हिमाचल में जितने ज़िले हैं, ज़िले भी नहीं, एक एक ज़िले में भी जितनी हिल टेरेन है कि पहाड़ से उस तरफ की जो है के लोग जो है कुछ और बोली बोलते हैं। मैं अपने सिरमौर की अगर बात करूं तो हमारे सिरमौर में भी शिलाई क्षेत्र में कुछ और भाषा बोली जाती है। उधर महल क्षेत्र जो हरिपुर धार का इलाका है वहाँ का डायलेक्ट कुछ और है। इधर एक पहाड़ों का इलाका है वहाँ के डायलेक्ट कुछ और है। पच्छाद का कुछ और है। तो इधर जैसे ठियोग और अपर शिमला का कुछ और बोली है। तो इसलिए यहाँ चुनौती इसलिए है कि आप पूरे समग्र हिमाचल में एक बोली के माध्यम से जो है संवाद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो बहुत सारी चुनौतियां को जो है वो सामना आपको करना बहुत पड़ा। चुनौतियां हैं और अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग डायलेक्ट है, अलग अलग बोली है। तो उनको जो है इसलिए हमने तभी हमने इस पे विचार किया कि जैसे हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग में प्रचार प्रसार का काम होता था, तो फोक मीडिया का प्रभारी मैं रहा हूँ वहाँ पे। तो हमने सोचा क्यों ना जिस क्षेत्र के में जो बोली बोली जाती है उसी बोली में अगर हम कुछ फोक मीडिया के कार्यक्रम तैयार करें और लोकगीतों में जो है हम सरकारी योजनाओं का समावेश करें और लोक नाट्य में वहाँ की लोक नाट्य विधाएँ अलग अलग है। आप जानते हैं कि जैसे हमारे प्राचीन काल से करियाला कुछ क्षेत्रों में लोक नाट्य किया जाता है और जैसे चंबा में जो है वहाँ का अलग लोक नाट्य है और बिलासपुर का धाजा आप जानते हैं। तो इसी तरह से कुल्लू में भी अलग लोक नाट्य होता है, लोक गीत होते हैं वहाँ के। तो हमने प्रयास किया कि वहाँ की बोली में वहाँ के जो लोक नाट्य है, वहाँ के लोक संगीत है, उसी के माध्यम से अगर हम सरकारी योजनाओं को लोगों के बीच में पहुँचाएंगे तो वो और अच्छे तरीके से वहाँ तक पहुँचेगी। वरना क्या होता है कि जब हम एक ही भाषा में बात करेंगे तो दूसरे कई इलाकों के लोग जो है उसको समझ भी नहीं पाते। और ख़ासकर उस टाइम तो बहुत चुनौतियाँ थी क्योंकि उस टाइम शिक्षा का प्रसार बहुत कम था और लोग बहुत कम शिक्षित थे। तो अब जो है अगर वहाँ की बोली में आप एक अशिक्षित पुरुष या महिला को और जो वहाँ का जो ऑडियंस होती है अगर उनको वहीं की भाषा में आप बात करो, वहीं की बोली में आप बात करो और उसी बोली में उनके लिए कोई नाटक के जरिए, गीत संगीत के जरिए जो है सरकारी योजनाओं को बताने की चेष्टा करेंगे तो वो भली भांति जो है उसको समझ सकते हैं और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। जी सर, बात करें कि अगर मैं बात करूं लोकल भाषाओं की और संस्कृति की अगर बात करूं तो आपको नहीं लगता कि लोगों की, समाज की बहुत उपेक्षा है इसमें? आपने उस चीज़ से कैसे निपटा और कैसे लोगों को समझाया कि भाषा और संस्कृति को संजोने के लिए आपको भी बहुत गहराई से उसको देखना पड़ा होगा? कई चुनौतियाँ, जैसे आपने बात की कि कई चुनौतियों का आपने सामना किया, कई चीज़ें आई आपके अंदर। जैसे समाज की बात करूँ तो समाज में जो है इसके लिए, भाषा और संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा उपेक्षा है, तो उससे आपने कैसे निपटा? देखिए, उपेक्षा तो बहुत शुरू से रही है और अगर आप देखेंगे जब से हमारा हिमाचल बना है, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें हिमाचल निर्माता भी कहा जाता है, डॉक्टर वाई.एस. परमार के ज़माने से जो है हिमाचली बोली और हिमाचली भाषा को जो है उस पर काम मतलब इतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाया है जितना होना चाहिए था। और उस टाइम का जो मतलब समाज में मैं इसलिए उपेक्षित समझ रहा हूँ इस बात को क्योंकि हमारे समाज में जो भी चाहे सरकारी तंत्र है, चाहे हमारे जो नीतियाँ तैयार करते हैं, चाहे हमारे विधायक है, चाहे हमारे नेता लोग हैं जो नीति निर्धारण करते हैं, तो वो भी इसमें कुछ अच्छा कर नहीं पाए और उपेक्षित होने के बावजूद भी हमको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने एक प्रयास किया और उसमें हम सफल भी हुए हैं कि हमारे ना सूचना जनसंपर्क विभाग में पहले सिर्फ मात्र 4 नाट्य इकाइयाँ होती थी जिसमें वो विभागीय इकाइयाँ होती थी। उसमें एक ड्रामा इंस्पेक्टर होता था और उसके अंडर जो है मेल और फीमेल आर्टिस्ट होते थे। वो गीत संगीत और नाटक के माध्यम से लोगों के बीच में जाके सरकारी योजनाओं का प्रचार करते थे। लेकिन जब मैं इस विभाग का प्रभारी बना तो मुझे लगा कि क्यों ना अब पूरे प्रदेश को 4 इकाइयाँ जो है, 2 इकाइयाँ शिमला में थी, 1 धर्मशाला में, 1 कुल्लू में, तो ये 4 इकाइयाँ काफ़ी नहीं थी। हमने प्रयास किए कि जैसे भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय और गीत नाट्य प्रभाग की तर्ज पर हमने यहाँ पर
इस विभाग में एक सरकार को योजना भेजी कि क्यों ना हम कैजुअल आर्टिस्ट बुक करें और साथ में फोक मीडिया ग्रुप्स जो है हर जिले के अलग अलग फोक मीडिया ग्रुप्स बनाएं, ताकि क्योंकि हमारी जो नाट्य इकाइयाँ सरकारी थी वो तो सिर्फ हिंदी में संवाद करती थी, हिंदी में कार्यक्रम करती थी। तो जब हमने जो है अलग अलग जिलों में, जैसे सिरमौर में 4-5 फोक मीडिया दल अनुबंधित किए, उनको अपने विभाग के पैनल पे अप्रूव किया, और इसी तरह से कांगड़ा में कर दिए, चंबा के चंबा में, कुल्लू के कुल्लू में। तो इस तरह से जब हमने उन रीजन में अलग अलग क्षेत्रों में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में इस तरह की नाट्य इकाइयाँ और फोक मीडिया ग्रुप्स तैयार किए और फिर उनकी वर्कशॉप लगाई और उनको जो है सरकारी योजनाएं बताकर उसका समावेश जो है वहाँ के लोकगीतों में और लोक नाट्य में किया। तो वो हमारा बहुत सफल प्रयास रहा और हम प्रदेश के कोने कोने में जो है सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और जो भी हम एक संदेश वहाँ तक उनकी बोली में देना चाहते थे वो बहुत अच्छे से दे पाए और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ है। जी सर, आपने बात की कि अब उनकी बोली में जो है वो संदेश देना, आपने जो है वो एक कार्य जो है वो शुरू किया, उसका मेन उद्देश्य क्या था? जैसे आपने बताया कि सरकारी योजनाओं को लोगों तक बताना कि ये सरकारी योजनाएं हैं, नुक्कड़ जो है वो करना, तो उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था कि किस ऑब्जेक्टिव को हम जो है वो अचीव करना चाहते थे उन स्थानीय भाषाओं के द्वारा और लोगों के द्वारा जो वो नुक्कड़ नाटक करते थे? थोड़ा सा मैं इसको जानना चाहूँगा। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दरअसल सूचना जनसंपर्क विभाग जो है एक सरकार और जनता के बीच में ये पुल का काम करती है। जो भी सरकारी योजनाएं होती है, जब तक आम लोगों को, देखिए सरकार योजनाएं बनाती है, जब तक आम लोगों को उन योजनाओं का ज्ञान ही ना हो, उनको पता ही ना हो, तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे वो। तो ये विभाग का कार्य शुरू से रहा है कि पहले तो वो अखबारों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया बाद में, उसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार करते थे, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब से हमने ये फोक मीडिया पे काम किया और लोगों को उनकी भाषा में और उनकी बोली में और उनके गीत संगीत में और उनके जो लोक नाट्य शैलियाँ हैं उसके माध्यम से, जब हम जैसे नुक्कड़ नाटक हमने जगह जगह गांव-गांव में किए जाके, और हर पंचायत में, हर गांव में जब हमने अपने ये फोक मीडिया दल भेजे, तो उन्होंने जब सरकारी योजनाएं लोगों को बताई कि बुजुर्गों के लिए क्या योजनाएं हैं, या महिलाओं के लिए क्या है, विधवा महिलाओं के लिए सरकार क्या योजना चला रही है, या बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी योजनाएं चल रही है, और गांव में तो पता ही नहीं होता था योजनाओं का। लेकिन जब हमने जो उनके गीत संगीत के माध्यम से इन योजनाओं का प्रचार किया, तो यही विभाग का उद्देश्य भी था और उस उद्देश्य की पूर्ति जो है बहुत अच्छे से हो पाई। और इससे एक मात्र इतना ही नहीं हुआ कि हम जो है सरकारी योजनाओं का गांव-गांव में प्रचार कर पाए, बल्कि जो हमारे गांव में बहुत टैलेंटेड हमारे फोक आर्टिस्ट जो, या जो जिनको लोक नाट्य से लगाव है या जिनको गीत संगीत से लगाव है, वो उनको भी एक मंच प्रदान हुआ, और उनको मंच ही प्रदान नहीं हुआ, साथ में रोजगार के अवसर भी मिले। क्योंकि जब हमने करोड़ों रुपया बजट सैंक्शन करा के गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक करने के लिए जो है लोक कलाकारों को उनको भेजा, तो उससे जो है उनको रोजगार भी मिला और विभाग का काम भी बहुत अच्छे से हुआ। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपने स्थानीय कलाकारों को जो है वो रोजगार भी दिलाया और साथ साथ जो है वो मातृभाषा में जो है उनको लोगों को संदेश देना, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब लोगों को बहुत ज़्यादा, एक तो हिमाचल ऐसी टेरेन है कि जहाँ पे कोई संदेश लोगों तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट समय वो दौर रहा है। अब की बात करें तो वो थोड़ा दौर अलग है, बट उस दौर में जो आपने बात की कि रोज़गार दिलवाया, नुक्कड़ नाटक दिलवाया, तो ये आपके दिमाग में ये कहाँ से आया? और साथ साथ आपने जो ये विभाग के जो लोग हैं जो इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी रोज़गार दिलाया, तो इसके पीछे आपका मेन मोटिव क्या था? देखिए, इसमें दरअसल जब मैं विभाग में इस गीत एवं नाट्य प्रभाग का प्रभारी बना, उसको यहाँ के जो हमारा विभाग का जो पद का नाम है उसको PRO सॉन्ग एंड ड्रामा बोलते हैं, बाद में मैं डिप्टी डायरेक्टर सॉन्ग एंड ड्रामा भी बना।
तो जब मैं इस विभाग में आया तो जो जैसे पहले भी बताया 4 नाट्य इकाइयाँ थी, वो हिंदी में संवाद करते थे, हिंदी में बात करते थे। तो साथ में एक फीडबैक भी आई मेरे दोस्तों से, मेरे क्लास फेलो से, कि कुछ जब उम्र दराज कलाकार, जैसे हम मान लीजिए हमारा ड्रामा यूनिट जो है कहीं कार्यक्रम कर रहा है, वहाँ नाटियाँ चली हुई है, तो नाटियों में अगर एक जो रिटायरमेंट पे एक पुरुष या रिटायरमेंट पे कोई महिला जो है वो कलाकार जब मंच पे जाती है, तो थोड़ा सा लगता है कि भाई, क्योंकि ये जो नृत्य कला और ये नौजवानों को शोभा देती है ना। जब बुजुर्ग, हालांकि बुजुर्ग भी बहुत अच्छे से मन से नृत्य भी करते हैं, गीत संगीत का काम भी करते हैं, लेकिन यंगस्टर्स का कुछ और प्रभाव होता है मंच पर। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम नौजवानों को इसमें शामिल करें, लेकिन नौजवानों को शामिल तो क्योंकि नौकरियां तो इतनी होती नहीं थी। फिर हमने कैजुअल कलाकारों को अनुबंधित करने की जो है एक योजना शुरू की, सरकार को वो प्रस्तावना भेजी, सरकार से अनुमोदन हुआ। तो फिर मुझे ये भी लगा कि जब हमारी नाट्य इकाइयाँ मतलब वो पर्याप्त नहीं थी, 4 नाट्य इकाइयाँ पूरे प्रदेश को कवर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने बताया कि आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज तो एक कोई छोटा सा भी कार्यक्रम होता है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी दुनिया में फैलता है। लेकिन उस टाइम तो कम्युनिकेशन के जो है इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, और लोगों तक सूचना जब तक पहुंचती थी तब तो बहुत देर हो चुकी होती थी। लेकिन जब हमने ये फोक मीडिया का कार्यक्रम मतलब ये जो प्राइवेट फोक मीडिया एंगेज करने शुरू किए, कैजुअल कलाकारों को अनुबंधित करना शुरू किया, उनके ग्रुप्स जब लोगों के बीच में भेजे, तो वो बहुत प्रभावी तरीके से जो है हम सरकारी योजनाओं का संदेश और सरकारी योजनाओं का जो है प्रचार प्रसार लोगों तक कर सके। सर, जो आपका ये इनिशिएट जो आपने लिया ये बहुत ही सराहनीय है। तो सर, क्या आपको लगता है कि इसके माध्यम से जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी भी है, जो युवा पीढ़ी भी है, तो वो अपनी भाषा को समझ पाएगी और जो हमारे पूर्वजों की जो हमारी देन है, जो हमारी संस्कृति है, उसको संजो पाएगी? ये आज बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराना हमारा कल्चर है और जो पारंपरिक लोक विधाएं हैं, संगीत है, उससे विमुख हो रही है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुत सारी जो आजकल के बच्चे हैं वो तो अपनी बोली में बात भी नहीं कर पाते हैं। और ये जो कॉन्वेंट स्कूल कल्चर, और चलो पढ़ाई जो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन वो मैंने बहुत सारा जो दुखद पहलू इसका ये है कि माँ बाप भी अपने बच्चों से अपनी बोली में बात नहीं कर रहे। आज सबसे बड़ा गंभीर जो मुद्दा ये हो गया है कि बच्चों से उसमें अंग्रेजी में बात करने में शान समझते हैं और बच्चों से अंग्रेजी सिखाने में और उस तरफ उनका ज़्यादा रुझान रहता है। वो जॉब ओरिएंटेड जो है एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बच्चों को, और उससे क्या हो रहा है कि वो ना तो अपनी भाषा से जुड़ पा रहे हैं, ना अपने लोक संगीत से जुड़ पा रहे हैं, ना अपनी परंपराओं से जुड़ पा रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर जो है मैं समझता हूँ समाज को ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। सर, आपने ये तो हमने आपने संस्कृति और जो आपने भाषा विभाग में जो इसके कार्य किया, थोड़ा सा मैं अब हट के आऊँगी आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़ पे। आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो बनाई हैं, अभी भी आप कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्री है उसके पीछे बनाने के पीछे क्या रहस्य है? आपने क्या विचार आपके दिमाग में आया कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी है और लोगों को क्या संदेश देना आपने डॉक्यूमेंट्री के थ्रू समझा? देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि सूचना जनसंपर्क विभाग का काम है सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। तो उसके लिए जैसे अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर फोक मीडिया के माध्यम से, तो ये डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से भी एक क्योंकि आपको मैं बताऊं अब तो ये ख़त्म हो गया है। उस टाइम जो है विभाग एक जनरेटर के माध्यम से, जनरेटर और वो फिल्म का एक जो फिर रील वाली फिल्में आती थी उसके माध्यम से गांव-गांव में फिल्में दिखाने का भी काम करते थे। तो फिल्में तब दिखाई जाती है जब फिल्मों का निर्माण किया जाए। तो विभाग डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता था। तो उसमें मुझे भी काम करने का मौका मिला क्योंकि मेरे पास फोक मीडिया के माध्यम से गीत संगीत मतलब जैसे विभाग के अधिकारियों को काम अलग अलग 2-2 काम भी दिए जाते हैं कई बार।
तो मुझे जो है ये जो फिल्म प्रभाग में भी काम करने का मौका मिला। तो हम विभाग के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करते थे, फिल्में बनाया करते थे। तो मुझे लगा कि जब ये तो बहुत अच्छा माध्यम है प्रचार प्रसार का, और हम जो है सरकारी योजनाओं की डॉक्यूमेंट्री बनाया करते थे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री बनाने का जब मुझे मौका मिला और उस टीम के साथ जाने का, मैं कैमरामैन होता था साथ में, और साथ में हमारे दूसरे लोग भी होते थे, तो मैं भी साथ में जाता था। तो मुझे लगा कि जब हम सरकारी योजनाओं का प्रचार कर सकते हैं, तो जो हमारी समृद्ध संस्कृति है, लोक विधाएं हैं, और अलग अलग गांव में बहुत अद्भुत लोक कलाएं हैं जिनका जो है वो उसी क्षेत्र विशेष में जो है वो दब कर रह जाती है। तो मुझे लगा कि जब हम सरकारी योजनाओं का प्रचार कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, तो हम लोक विधाओं को, लोक कलाओं को, और जो यहाँ की समृद्ध संस्कृति है उस पर भी मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए। तो मैंने निजी स्तर पे उसका प्रयास किया, और ख़ासकर सेवानिवृत्ति के बाद, मुझे आज देखिए 7-8 साल हो गए हैं सेवानिवृत्ति के बाद, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम शुरू किया। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैमरे मेरे पास थे। मैंने एक ऑडियो स्टूडियो भी शिमला में बनाया था, और उस पर भी हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे। और बाद में मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम किया, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाने का मुझे मौका मिला। और सर, इससे पहले मैं थोड़ा सा बात करूं, जो आपकी डॉक्यूमेंट्रीज आपने बनाई, डॉक्यूमेंट्री से पहले मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी। आपने एक वीडियो बनाया था, सबसे पहले जो आपने वीडियो बनाया था उसके पीछे आपका मेन मकसद क्या रहा था? आप क्या दिखाना चाहते थे? झूठा किया वादा, मुझे थोड़ा याद है कि वो बनाया था। थोड़ा सा मैं उसका डिटेल आपसे जानना चाहूंगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, और जो ये जैसे झूठा किया वायदा, ये चंद्रमोहन रीना ठाकुर के लोकगीत होते थे। तो हम चाहते थे कि हमारी जो लोकगीत है, हमारे लोक नृत्य है, उसको जो है हम दुनिया को दिखाएं, है ना। और क्योंकि हमारी बहुत समृद्ध संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोक विधाएँ हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोक नृत्य है, तो क्यों ना दुनिया उसको देखे। तो इस उद्देश्य को लेकर मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाने का था शौक़ था। तो लेकिन ये वीडियोग्राफी और वीडियो एल्बम बनाना भी इसी तरह का एक विधा है। तो जब मुझे उसका शौक़ रहा, तो मैंने झूठा किया वायदा ही नहीं, बल्कि हिमाचल के जो जाने माने लोक कलाकार हैं, जैसे पंडित कृष्णलाल सहगल है, उनके गीतों को भी मैंने फिल्माया है। कुलदीप शर्मा है, गीता भारद्वाज है, रोशनी शर्मा है, विमला चौहान है, और हेमचंद हरनोट है। बहुत सारे लोक कलाकारों के मैंने वीडियो एल्बम्स बनाए, और उसको लोगों ने बहुत सराहा जब वो लोगों के बीच में गए। क्योंकि उन दिनों जो है ये मोबाइल वगैरह का नहीं होता था। पहले शुरू में तो ऑडियो वीडियो कैसेट्स होती थी, और कैसेट्स के बाद फिर सीडी का ज़माना आया। फिर सीडी प्लेयर पे लोग जो है उनको एल्बम को देखते थे। और सीडी के बाद तो आपको पता है, अब तो डिजिटल मीडिया है आजकल का दौर आ गया है। सर, जब आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उसके पीछे स्क्रिप्ट की बात करें, उसके पीछे शोध की बात करें, सब चीज़ों की बात करें, तो ये गहराई का विषय है। इसको पूरी गहराई से आपको इसको समझना पड़ता है, तब जाके आपको जो है आप एक डॉक्यूमेंट्री, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। और कई अवार्ड्स भी डॉक्यूमेंट्रीज में आपने अपने नाम किए हैं। थोड़ा सा मैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले का जो कार्य है उससे आपको डिटेल जानना चाहूँगी कि कितनी गहराई आप उसमें जाते हैं, कितनी गहराई से उस चीज़ों को छूते हैं, ताकि लोगों तक सटीक चीज़ और जो अच्छी चीज़ें हैं वो पहुंच पाएँ, जो हम जिनको हम देख नहीं पाते हैं, जिनको कई ऐसी चीज़ें हैं जब हम हिमाचल में रह के हिमाचल वासियों को उन चीज़ों का नहीं पता है। तो उसके पीछे का शोध कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा वो डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। दरअसल होता क्या है कि हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है अभी, लोग तो मुझे और आप देख रहे हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन इसके पीछे जो बहुत लंबी चौड़ी टीम है, वो ज़्यादा दायित्व है, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्रीज जब हम बनाते थे, तो हम एक आइडिया देते थे, तो हर विधा में हर आदमी पारंगत नहीं होता है। तो हम अपने साथ जो स्क्रिप्ट राइटर होते थे, जो विद्वान लेखक होते थे, उनको स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए उनको निवेदन करते थे। और उसके बाद कैमरामैन का अलग काम होता है, लाइटिंग का अलग काम होता है,
ऑडियो वाले का अलग काम होता है, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो ऑडियो के जो रिकॉर्डिस्ट होते हैं, वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा मिला जुला प्रयास होता है, और तभी हम जो है कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, कम से कम 3 दर्जन से अधिक डॉक्यूमेंट्रीज़ मेरी बनी है। उसमें 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ ऐसी है जिसमें एक का नाम है बूढ़ी दिवाली, जी। क्योंकि हिमाचल की बहुत प्राचीन हमारा जो है बूढ़ी दिवाली त्यौहार होता है। तो उस बूढ़ी दिवाली को फिल्म जो है 20 मिनट की फिल्म है, उसको हमने जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजा तो मुंबई में कला समृद्धि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए उस फिल्म का चयन हुआ, और उस फिल्म को जो है देश की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मुझे मिला। और मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं, ज्यूरी होती है। तो मुझे 4 दिन पहले मुंबई से फ़ोन आया कि आपकी फ़िल्म का जो है इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन हुआ है और आपको मुंबई आना है। तो एक्चुअली मेरा छोटा बेटा मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने उसको फ़ोन किया कि परसों इतने तारीख को मेरी फ़िल्म दिखाई जा रही है और तू वहाँ जाना। तो बोला पापा मैं नहीं जाऊँगा, वो तो फिल्म आप लोगों का काम है, मैं तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, और मैं आपका टिकट बुक कर देता हूँ, आप खुद आ जाइए। तो मैं वहाँ गया। तो जब तीसरे दिन मैं वहाँ, जिस दिन मेरी फ़िल्म का वहाँ पे स्क्रीनिंग होनी थी, तो मेरे सामने वो स्क्रीनिंग हुई। लेकिन चौथे दिन मुझे फिर उन्होंने, ऑर्गेनाइज़र ने बुलाया कि आपको अवार्ड सेरेमनी में भी आना है। तो मुझे लगा भाई वो भीड़ इकट्ठी करने के लिए वहाँ बुला रहे हैं, क्योंकि जितने फिल्म निर्माता और डायरेक्टर्स जो आए थे दूर दूर से, देश विदेश से, इंटरनेशनल लेवल से भी बहुत सारे लोग आते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो मैं भी वहाँ चला गया। लेकिन मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था जब मेरी फिल्म को उन्होंने जो है हिंदुस्तान की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड घोषित किया। तो मुझे बड़ा, बहुत हर्ष की बात है। मैं अपने दर्शकों को थोड़ी सी उसकी जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है उसकी जो झलक है वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। आइए देखते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्री। जी हाँ, इस दृश्य को देखकर आपका चौंकना लाजमी है। वास्तव में ये उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली पर्व का ही एक दृश्य है। भला दिवाली भी बूढ़ी हो सकती है? ये सचमुच एक रहस्यमयी अवधारणा है। इसी राज से पर्दा हटाना इस फिल्म का उद्देश्य है। सर, जैसे कि हमने देखा कि कितनी ही आपने बहुत ही सुंदर और सच में जो है वो अवार्ड के लायक ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री जो आपने बताई वो बहुत ही अच्छी है, और आपने हिमाचली कल्चर को दिखाया किस तरह से बूढ़ी दिवाली जो है वो मनाई जाती है और हिमाचली संस्कृति को उसमें दर्शाया गया है। सर, आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्रीज है लोगों की सोच बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, लोगों की सोच भी बदल सकता है, और उस जो हमारी जिस विषय पर हम डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करते हैं उस विषय के प्रति जो है लोगों में रुचि भी पैदा कर सकता है। और ख़ासकर मैं तो कहना चाहूँगा कि जो हमारी आजकल की नई पीढ़ी है, अगर हमने इनको अपनी प्राचीन लोक कलाओं से और लोक विधाओं से जोड़ना है तो उस पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी पड़ेगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ताकि हम उसको संरक्षित करके रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए यही एकमात्र माध्यम होगा। वरना हमारी जो लोक कलाएँ धीरे धीरे लुप्त भी हो रही है, लोक विधाएँ भी लुप्त हो रही है, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अब धीरे धीरे जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय भी है। सर, आपकी जो एक और डॉक्यूमेंट्री है जो आपने जो बनाई है वो रेणुका झील पे अगर मैं बात करूं तो उस पे बनी है, डैम पे जो वो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको भी बहुत सराहाया गया। थोड़ा सा मैं, और उसे अवार्ड भी मिला है, थोड़ा सा मैं उसको जानना चाहूंगी कि उसको बनाने के पीछे आपका क्या मकसद था, आपकी क्या सोच रही थी उस समय? ये जो गिरी रिवर है ना, जो शिमला जिला के खड़ा पत्थर से शुरू होती है, गिरी नदी, और वो जाके उधर सतलुज में मिलती है पौंटा साहब के पास। तो ये बहुत लंबी एक नदी है, गिरी रिवर।
इस रिवर पर जो है बांध बनाने की एक योजना चल रही है और लगभग वो फाइनल भी हो चुका है अब तक। तो उस रिवर पर जो है सिरमौर जिला में लगभग 35 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जो है बहुत सारे लोगों की बहुत उपजाऊ ज़मीन और उनके घर बार, उनके मंदिर, उनके जो संस्कृति है वो एक किस्म से जलमग्न होनी है। तो अब वो लोग वहाँ से उजड़ेंगे। तो मुझे लगा कि जब कोई अपनी धरती से, अपनी जन्मभूमि से उजड़ता है तो उसका उजड़ने का दर्द जो है वो बहुत दुखद होता है। तो मुझे उनके उजड़ने के दर्द पे जो है मुझे आइडिया आया कि मुझे इस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी चाहिए। और फिर हमने जो है उस पूरे रिवर बेड पे जितने लोग रहते हैं, वहाँ बसते हैं, उनकी लोक कलाएँ, उनका खेती बाड़ी और उनके जो घर परिवार, उनके देवालय, उनके मंदिर और उनके संस्कार, उस पर हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। और वो फिल्म इतनी बाद में मुझे मालूम नहीं था कि इतनी पॉपुलर होगी कि उस फिल्म को 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो पहले शिमला में यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वेलोसिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ शिमला में हर साल होता है। तो उसमें भी मेरी उस फिल्म का चयन किया गया और वो मेरे लिए वो भी सरप्राइजिंग था कि यहाँ पे उस फिल्म को जो है मतलब नेशन की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला और साथ में कैश प्राइज भी दिया था उन्होंने 10,000 रुपये का। और बाद में उस फिल्म को मैंने लेक सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है दिल्ली में, हर साल होता है वो भी, मैंने वहाँ पे वो फिल्म भेजी। तो वहाँ से मुझे जो है संदेश आया कि आपकी फ़िल्म का चयन किया गया है और आपकी फ़िल्म जो है वहाँ स्क्रीन की जाएगी उस फेस्टिवल के में। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं वहाँ गया तो वो भी मेरे लिए सरप्राइजिंग था। वहाँ तो क्योंकि पूरे दुनिया भर के फिल्म मेकर और फिल्म डायरेक्टर आते हैं और उस फिल्म को वहाँ पर भी दिल्ली में हिंदुस्तान की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला। और मेरे लिए ये बहुत मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में जो है अवार्ड प्राप्त करना एक जीवन का एक बहुत बड़ा मतलब अनुभव भी मिला है और खुशी भी होती है। जी सर, जब आप विभाग के साथ जुड़े हुए थे, अपने कार्यक्षेत्र में जब आप काम करते, अभी भी आप जो है वो विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, पहले मैं थोड़ा उस समय की बात करना चाहूँगी। आप जब विभाग के साथ जुड़े हुए थे तो आपने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिलवाया। अगर हम बात करें लोक संस्कृति की बात करें या नृत्य में बात करें या नुक्कड़ नाटक के लिए उसके लिए बात करें, थोड़ा सा मैं उसके पीछे जानना चाहूँगी कि आपने कलाकारों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कार्य किया। आपको लगा कि मुझे कलाकारों के लिए काम करना है, मुझे कलाकारों के प्रति उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको वो दिलाना मेरा मकसद है। क्योंकि आप खुद एक कलाकार है, आप गहराई से जुड़े हुए हैं, आप हर एक कलाकार के दुख की बात करें या उसके टैलेंट की बात करें, उसको गहराई से समझते हैं। तो उसके पीछे आपको कैसे लगा? और बहुत सारे कलाकार जो है आज भी आपको याद करते हैं और वो बोलते हैं कि आपकी बदौलत जो है हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो थोड़ा सा मैं उसके पीछे जानना चाहूँगी आपका पूरा रहस्य। देखिए, मैं खुद बहुत पिछड़े क्षेत्र से आया हूँ और मेरा गांव जो है संगढ़ा विकास खंड में जो है गिरी पार्क क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है। वहाँ अरट है मेरे गांव का नाम। उस गांव से मैं पहला मैट्रिकुलेट हूँ। कोई 50-60 परिवारों का गांव है और मेरी पंचायत का नाम है शिवपुर। तो पूरी पंचायत में मैं पहला ग्रेजुएट हूँ। तो मुझे लगता है कि उस टाइम जब मैं पब्लिक रिलेशन में आया और मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला, तो एक तो हमारा अपना स्वार्थ भी था कि हम जो हमारा दायित्व है विभाग का कि लोग मतलब हमने सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना है फोक मीडिया के माध्यम से, जो मेरा दायित्व था जिस पोस्ट पे मैं वहाँ अपॉइंट हुआ था। तो मुझे लगा कि एक तो स्वार्थ मेरा ये था कि योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन जब फोक मीडिया का जब मैं इंचार्ज रहा हूं, गीत संगीत के माध्यम से मुझे काम करना था, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपना स्वार्थ की सिद्धि भी कर सकते हैं, विभाग का काम भी कर सकते हैं और साथ में लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैंने सरकार को योजना भेजी कि हम भी कैजुअल कलाकारों की बुकिंग कर सकते हैं और फोक मीडिया ग्रुप्स को भी अनुबंधित कर सकते हैं। 11 सदस्यीय ग्रुप की प्रपोजल हमने सरकार को भेजी और वो
क्योंकि वो बहुत अच्छी योजना हमने बनाई थी कि भाई हम लोगों के उनकी भाषा में, उनके डायलेक्ट में और उन्हीं के बोली में जो है लोगों को समझाएंगे जाके गीत संगीत के माध्यम से। तो उसको तुरंत स्वीकृति मिल गई और जब हमने उस पर काम शुरू किया तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए। दोनों बातें हुई, हमारा काम भी बहुत अच्छे से चला, योजनाओं का प्रचार प्रसार आम लोगों तक पहुंचा। इवन अनपढ़ लोग भी हमारी बात को समझने लगे जब उनकी भाषा में, उनकी बोली में, उनके लोक नाट्य में, उनके लोक संगीत में जब हम बात करते थे। और साथ में जो है जिन लोगों को उस क्षेत्र विशेष के लोक कलाकारों को जिनके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट होता था उनकी हम स्क्रीनिंग करते थे, उनके ऑडिशन लेते थे। तो जो अच्छे टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक मंच मिला और उनको रोजगार के अवसर भी मिले और काम भी मिला। और हमने यहाँ तक भी किया कि जब एक बार हमने स्पेशल पब्लिसिटी कैंपेन चलाई कि हर पंचायत में, उस टाइम 3243 पंचायतें होती थी हिमाचल प्रदेश में, हर पंचायत में हमने एक एक फोक मीडिया दल भेजना है। तो बहुत सारे कलाकार तो हालांकि खुश भी थे, लेकिन साथ में जब हमने उनको 90-90 दिन, 80-80 दिन, 3-3 महीने घर ही नहीं आने दिया, पूरे मतलब 3-3 महीने लगातार उनको काम दिया और लाखों रुपए जो है उनको रोजगार के रूप में उपलब्ध कराए। तो ये बहुत सुखद अनुभव रहा हमारा कि, और मुझे खुशी भी है कि मुझे इस तरह से जो है लोक कलाकारों की सेवा करने का मौका मिला। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से लोगों तक संदेश पहुंचना, अनपढ़ लोगों तक भी जो है वो संदेश पहुंचा, वो समझ पाए कि सरकारी योजनाओं को समझ पाए, आपको लगता है कि जो आपने ये नुक्कड़ नाटक वगैरह किए जिनसे लोगों को रोजगार जो दिलाया, उसके साथ साथ जो है हमने हिमाचली पहनावा, हिमाचली संस्कृति और हिमाचली डांस को भी प्रमोट किया। लोग समझ पाए कि चंबा की अगर हम ड्रेस की बात करें या सिरमौरी ड्रेस की बात करें या पहाड़ी उसकी बात करें तो सबका पहनावा भी अलग अलग है। क्या इसके माध्यम से भी लोगों को उस पहनावे के पीछे की भी बहुत गहराई है, तो उस लोगों को भी वो समझाया गया और उन लोगों को बताया गया। और इसके साथ साथ बहुत ही देश और विदेश में भी जो है पहाड़ी गीत की बात करें, पहाड़ी पहनावे की बात करें, तो इसके द्वारा जो है एक अलग पहचान मिली। बिल्कुल मिली। और ये हकीकत भी है कि अगर हम लोक संगीत या लोक गीतों का मंच पे हम कार्यक्रम करते हैं तो जब तक लोक परिधान ना पहने हो उन्होंने तो वो असरदार नहीं होता है। और उसके बिना वो, अब आजकल तो बल्कि और गंभीर विषय ये है कि हमने देखा है कि पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट करके हमारे जो युवा कलाकार है, कोई जीन्स पहनकर, कोई टॉप्स पहनकर जो है मंच पे जो है, जिसको मैं समझता हूँ फूहड़ से नृत्य करते हैं। लेकिन अगर हम लोक परिधानों में अपने जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के हैं, अब जैसे चंबा के लोक परिधान और है, कुल्लू के जो है वहाँ के जो अपने उनके जो लोक परिधान है, उनके जो पोशाकें हैं वो बहुत सुंदर बनाती है कार्यक्रम को। सिरमौर के अलग है, लोहिया है, वहाँ का टोपी है और वहाँ के चोलने हैं। तो जब उसको पहन के मतलब जैसे मेरी बूढ़ी दिवाली फिल्म में भी हमने उसमें नृत्य दिखाए हुए हैं, जब उन्होंने चोलने पहन के सैकड़ों लोगों ने डांस किए, और तो उसका कुछ इम्पैक्ट ही मंच पर अलग होता है। क्योंकि हमारे जो लोक परिधान है अलग अलग क्षेत्रों के, वो भी एक प्राचीन हमारी जो संस्कृति का, प्राचीन हमारे जो समृद्ध संस्कृति है उसका एक अंग है। जी सर, आपको जो है बहुत सारे सम्मान मिले। अभी हमने कई पुरस्कारों की भी बात की, थोड़े से और पुरस्कारों की बात करते हैं। तो आपको और कौन से पुरस्कार मिले, और ऐसा पुरस्कार जो आपके बेहद, जो पुरस्कार तो हर एक जो है वो बेहद दिल के करीब होता है, बट ऐसा कोई पुरस्कार जो आपको और हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहते हो कि मैंने इस काम के लिए, मुझे जब ये सम्मान मिला तो मेरे लिए वो खुशी का पल था? देखिए मेरे ये दो तो ये जो तीन पुरस्कार मुझे फिल्मों में मिले हैं, लेकिन एक मुझे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक़ रहा है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी रिकॉर्ड है कि जब मेरी भाषा कला संस्कृति विभाग के सौजन्य से यहाँ गेटी थिएटर में फ़ोटो प्रदर्शनी लगी थी, और उस टाइम के मुख्य सचिव जो है मिस्टर पी मित्रा, मैंने उनसे उद्घाटन कराया था। लेकिन वो फ़ोटो प्रदर्शनी इतनी बड़ी फ़ोटो प्रदर्शनी थी कि उसमें मतलब हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य, हिमाचल के जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और हिमाचल की जो संस्कृति है, उस पर अनेक बहुत बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ मैंने वहाँ लगाए थे। मुझे जो है ट्राइबल में घूमने का मौका मिला और कैमरा साथ होता था, फ़ोटोग्राफी का शौक़ होता था, तो मैंने वहाँ जो फ़ोटो एग्जीबिशन लगाई तो मेरे लिए वो मैं पुरस्कार ही समझता हूँ अपने आप को
कि मुझे 3 दिन के बाद 7 दिन की प्रदर्शनी थी, तो तीसरे दिन जो है मुझे राजभवन से भी फ़ोन आया कि गवर्नर साहब जो है आपकी, क्योंकि जो रिपोर्टिंग अखबारों में और हुई थी मेरे प्रदर्शनी की, तो गवर्नर साहब ने खुद निर्णय लिया कि उन्हें वहाँ उस फ़ोटो एग्जीबिशन को देखने जाना चाहिए। तो वो भी आए। फिर मुझे चौथे दिन जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो उस टाइम अध्यक्ष होते थे मिस्टर KS तोमर, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का भी फ़ोन आया कि अध्यक्ष महोदय जो है आपकी फ़ोटो एग्जीबिशन को देखने आ रहे हैं। तो एक तो आप किसी डिग्निटी को बुला के करो अपनी प्रदर्शनी में, वो अलग बात है, और एक आपको जो है खुद ही वहाँ से फ़ोन आ जाए कि गवर्नर जैसे लोग, तो कितना गौरव महसूस होता है हर इंसान को। तो आज भी रिकॉर्ड है मेरी आज तक की सबसे बड़ी फ़ोटो एग्जीबिशन जो है यहाँ गेटी थिएटर में लगी थी, और उसके बाद मैंने उसी चंडीगढ़ में भी मेरी फ़ोटो एग्जीबिशन लगी, दिल्ली में भी फ़ोटो एग्जीबिशन लगी, बहुत सराहना मिली। और अगर मैं सही कहूँ तो मैंने उसमें जो है फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी बहुत लिए, मेरे बहुत फ़ोटोग्राफ बिके उस टाइम। जी सर, आपने जो है डॉक्यूमेंट्री के थ्रू अगर हम बात करें, आपने नुक्कड़ नाटक के थ्रू आपने हिमाचली कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। थोड़ा सा मैं अब आपकी फ़ोटोग्राफी पे आना चाहूँगी कि फ़ोटोग्राफी का शौक ही कैसे जगा कि डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, साथ साथ आपने फ़ोटोग्राफी के लिए भी कैसे आपको डिसाइड किया कि मुझे फ़ोटोग्राफी भी करनी है। और फ़ोटोग्राफी जैसे आपने एग्जीबिशन का बताया कि बहुत सराही गई, तो थोड़ा सा मैं उस एग्जीबिशन की डिटेल जानना चाहूँगी। ऐसी कौन सी फ़ोटोग्राफ्स थी और ऐसी कौन सी फ़ोटोज़ आपको ऐसा लगा कि मुझे ये खींचनी चाहिए, और उसके पीछे आपके दिमाग में क्या आया कि ये जो है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को एक संदेश मिले? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सूचना जनसंपर्क विभाग में जो भी हम लोग कार्य उसमें नौकरी पेशा लोग हैं, हम अखबारों के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से उस टाइम प्रचार करते थे। तो मुझे अखबारों में जो है लेख लिखने का शौक़ था, और मैंने क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म भी किया था मैंने, और मैं अखबारों के लिए आर्टिकल लिखा करता था, मैगजीन्स के लिए। तो उसके लिए क्या है कि मुझे जो है कई बार, क्योंकि कोई भी आर्टिकल जब हम लिखते हैं अगर उसके साथ फ़ोटो हो तो वो तभी संपूर्ण होता है, और फ़ोटो जो है जो हम एक फ़ोटो जो है 1000 शब्दों के बराबर जो है मैसेज देती है। तो मुझे लगा कि फिर मैं फ़ोटोग्राफ़र के पास जाता था, फिर उस टाइम ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, फिर वो कई बार फ़ोटोग्राफ़र नहीं मिलता था, लेकिन वो जिस विषय पर मैंने लिखना है या जिस वारदात की मुझे स्टोरी करनी है, तो वहाँ फ़ोटोग्राफ़र का होना बहुत ज़रूरी था। तो कई बार नहीं मिलते थे फ़ोटोग्राफ़र, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना कैमरा ख़रीद लूँ। फिर जब मैंने कैमरा ख़रीदा तो आर्टिकल लिखने के साथ साथ मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का भी चाव बढ़ता गया, शौक़ बढ़ता गया। और फ़ोटोग्राफ़ी तो एक बहुत, मैं कहूँगा ये पैशन है, और ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कई बार एक फ़ोटोग्राफ करने के लिए, जैसे कई बार आप सनसेट का फ़ोटो करेंगे, सनराइज़ का फ़ोटो करेंगे, आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है। और कई बार जब आप कोई एक अच्छा फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग शेड में, दिन में अलग अलग किस्म की लाइट में, सुबह की शेड में अलग फ़ोटो आता है, दोपहर की शेड में अलग फ़ोटो आता है, शाम की शेड में अलग फ़ोटो आता है। तो लाइट का इंतज़ार आपको करना पड़ता है। और ये फिर साथ में जो है जब आप लाइव फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं किसी चीज़ की, जैसे आप वाइल्ड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, अब मेरी एक फ़ोटो जो है उसको उसमें मुझे अवार्ड भी मिला है। 2 चिड़ियाँ आपस में लड़ रही है, एक बहुत जो एक एक पेड़ के पास वो दोनों आपस में लड़ रही है, तो उनके जो है फ़ोटो क्लिक करना ये अपने आप में मतलब एक बहुत रोमांचक विषय भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और अगर फिर मुझे ये मेरा शौक़ इसमें बढ़ता ही गया, तो फिर मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता चला गया। और बाद में जब फ़ोटोग्राफ़ी बहुत सारे फ़ोटोग्राफ मेरे पास इकट्ठे हुए, तो मैंने उसमें से कुछ हज़ारों के हिसाब से फ़ोटो करने के बाद कुछ सैकड़ों के फ़ोटो मैंने सेलेक्ट करके जो बेस्ट फ़ोटो थे मेरे, उसको मैंने एग्जीबिशन भी लगाई, और उसको जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे भी है वो। जी सर, आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़ को अवार्ड मिले, आपने जो कार्य किए वो भी बहुत सराहाए गए, चाहे वो लोगों के द्वारा सराहाए गए हैं और सरकार के द्वारा जो हैं वो बहुत सारे सराहाए गए। और उसके साथ साथ आपकी फ़ोटोग्राफी की भी बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा सराहाई गई। तो इतनी सारी उपलब्धियां मिलने के बाद आपको लिए कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं हो गया था कि मुझे और अपने आप को इन्हांस करना है और प्रूव करना है, और साथ साथ मुझे जो है इस क्षेत्र में और बढ़कर और कार्य करना है? तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ आने और शुरू हुए?
देखिए, जब जब तो हमने शुरुआत की थी अपने कैरियर की, उस टाइम ज़माना कुछ और था। और मैं तो आपको बताऊं कि एक समय ऐसा भी था कि 1985 80 के दशक में जो है इंडिया में कंप्यूटर आया है ना। तो शुरू में क्या होता था कि मैं एक छोटा सा इंसान से आपको बताऊं, जब विधानसभा के अंदर जो है बजट पेश होता था तो उसकी जो वीडियो और फोटो है, यहाँ से फोटोग्राफर फोटो की रील करके और वीडियोग्राफर एक कैसेट बना के, फिर हमारा एक अधिकारी एक सीधा यहाँ से दौड़ता था गाड़ी लेके, फिर उसने एक गाड़ी दिल्ली को जाती थी, एक जालंधर को जाती थी, और कई बार जो है दूसरे दिन भी अगर वहाँ के अखबार में फ़ोटो छपती थी या तीसरे दिन भी छपती थी तो गवर्नर या चीफ मिनिस्टर बहुत खुश होते थे कि देखो फ़ोटो लगी है अखबार में। और अगर तो 10 सेकंड का या 15 सेकंड का न्यूज़ में, मतलब क्योंकि जालंधर दूरदर्शन होता था उन दिनों, बिल्कुल। तो अगर वहाँ से होता था तो स्पेशल गाड़ी से पहुँचाई जाती थी वो फिल्में उस टाइम। लेकिन आज तो ज़माना कुछ और है, यहाँ कार्यक्रम अभी चल रहा है, लाइव दुनिया देख रही है। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करता रहूं। और मैं सही मायने में आपको बताऊं कि मेरे मित्र बहुत सारे ऐसे भी हैं जो, एक मेरे मित्र जो फिल्म एंड फोटो प्रभाग से थे, वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं कर पाए। तो रिटायरमेंट के बाद जो है यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, तो मैंने तो अपडेट किया और मैं इसका फ़ायदा भी उठा रहा हूँ। आज भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कैमरे हैं और मैं आज भी काम करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अभी तक लगा हुआ हूँ। लेकिन अगर आप अपडेट नहीं करोगे टेक्नोलॉजी के साथ तो आप ठहर जाओगे बीच में। अभी अपडेट की बात पे मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, अभी भी आप जो है हिमाचल पर्यटक की अगर बात करूँ, पर्यटन क्षेत्र की, उसके साथ जुड़े हुए हैं और हिमाचल पर्यटन के लिए जो संभावनाएं हैं उसके लिए भी आप कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं वो भी जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, जब मैं सूचना जनसंपर्क विभाग में काम किया तो मुझे पूरे हिमाचल में नहीं बल्कि इंडिया में पूरे भ्रमण करने का मौका मिला। और हिमाचल प्रदेश में जब नई नई एक होम स्टे योजना शुरू की थी गवर्नमेंट ने, तो चूंकि ये इस किस्म के प्रचार प्रसार का काम तो पब्लिक रिलेशन का होता था, भले ही होम स्टे योजना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू की, लेकिन लोगों को में उसका प्रचार करने का दायित्व तो पब्लिक रिलेशन का था। तो होम स्टे पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसके लिए मुझे जो है पूरे हिमाचल के जो होम स्टे है, होटल्स है और जो भी पर्यटन स्थल है, उन जगहों पर भ्रमण करने का मौका मिला। तो मुझे फिर रिटायरमेंट के बाद मुझे ये लगा कि जब हिमाचल प्रदेश जहाँ पे पूरे विश्व का पर्यटक आता है, अलग अलग देशों से भी विदेशी पर्यटक भी आता है, पूरे हिंदुस्तान के पर्यटक भी आते हैं, तो वो कुल्लू मनाली भी घूमते हैं, धर्मशाला और शिमला डिस्ट्रिक्ट में और जो भी एस्टेब्लिश्ड पर्यटन स्थल है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि सिरमौर में क्यों नहीं पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर मुझे रुचि भी थी उसमें। मैंने वहाँ जाके एक छोटा सा कैंपिंग साइट मानव हिल रिजॉर्ट करके डेवलप किया। हमारे पास एक ज़मीन थी, सड़क के किनारे बंजर पड़ी थी, तो मैंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, छोटा सा कैंपिंग साइट, हालांकि वहाँ हम बोन फायर कराते हैं, वहाँ पे मतलब उनको पर्यटकों को ट्रैकिंग कराते हैं और उनको ठहरने के लिए भी थोड़ी बहुत सुविधा हमने की हुई है वहाँ पे। मेरा मकसद जो है पैसा कमाना नहीं, मुझे तो ठीक है पेंशन मिल रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, और मैंने किया भी है, मैंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है वहाँ पे। मैं चाहता हूँ जिनके पास छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स है वो भी उस मॉडल को अडॉप्ट करें, वहाँ पे होम स्टे बनाएं, और बनवाए भी है मैंने, लोगों को बहुतों को प्रेरित भी किया है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि सिरमौर की वादियाँ भी बहुत खूबसूरत हिल टेरेन है वहाँ की, और वहाँ पे देखिए चूड़धार जैसे धार्मिक स्थल भी है, माँ भंगाणी मंदिर है, और उधर त्रिलोकपुर टेम्पल है, और हिंदुस्तान की जो नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी नेचुरल लेक रेणुका लेक है, तीर्थ है। तो वहाँ पे इस किस्म के पर्यटन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, और मैंने भी इस तरह से एक छोटा सा वहाँ प्रयास किया है, सिर्फ इसलिए ताकि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं कि वो पर्यटन के क्षेत्र में आगे आएं और काम करें। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमें बहुत सारे विषय हैं कि जिस पे हम और चर्चा कर सकते हैं, पर हमारे पास समय की अब जो है वो कमी है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हिमाचल संस्कृति को आगे बढ़ाना, हिमाचली संस्कृति को देश और प्रदेश में उसका एक नाम दिलवाना और हिमाचली वेशभूषा की अगर हम बात करें, संस्कृति की एक बात करें और भाषा की बात करें, लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।